देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। दोस्तों, नेपाल में चल रहे जोरदार बवाल के बीच में भारत के अंदर कहां से प्रचंड विरोध की खबर सामने आ रही है। दोस्तों, जहां पर मसाल लेकर लोग निकल गए घर से बाहर और जोरदार करने लगे विरोध। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जोरदार तरीके का जन आक्रोश रैली निकालकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दोस्तों, वहीं पर राहुल गांधी क्यों बोले बीजेपी सरकार को गुंडा सरकार, बताएंगे इसके बारे में भी पूरी अपडेट दोस्तों। और जिस आंदोलन के कारण बीजेपी 240 पर सिमट गई थी दोस्तों, वो आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने वाला है। बताएंगे कहां पर एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता मैदान में फिर से उतरने जा रहे हैं दोस्तों। और राहुल गांधी जा रहे हैं उसी राज्य में जिसने कांग्रेस को दिया था धोखा, और होगा इनका हिसाब किताब पूरा। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नेपाल की जनता को न्याय मिलना चाहिए और भारत के अंदर भी भ्रष्टाचार बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचते रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर वोट डाले गए दोस्तों। इस दौरान इंडिया गठबंधन को उम्मीद थी कि कुछ पार्टी उनके साथ में आएगी और इसे लेकर आश्वासन भी दिया गया था दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी इन पार्टियों ने आखिरकार अंत में जाकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को धोखा दे दिया दोस्तों। जिसमें सबसे आगे कोई पार्टी थी तो उसका नाम था बीजू जनता दल दोस्तों, यानी नवीन पटनायक की पार्टी, जिसने पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया और बीजेपी ने सत्ता छीन ली। इसके बावजूद बीजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी का गुणगान गा रही है दोस्तों। और बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह, बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की जगह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए बीजू जनता दल ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर वोट ही नहीं डाला दोस्तों, जिससे फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को मिल गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है कि अब उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू पार्टी का पूरी तरीके से इंतजाम किया जाएगा। और कुछ दिन में लोग बोलेंगे कि उड़ीसा के अंदर एक पार्टी थी बीजू जनता दल, यानी इस तरीके का माहौल बनता जा रहा है दोस्तों। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी खुद इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे दोस्तों, और पूरी तैयारी कर ली गई है। बीजू जनता दल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का अभियान जोर शोर से मैदान में उतरने वाला है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश इकाई ने बताया है कि राहुल गांधी वोट चोर यात्रा करने के लिए उड़ीसा आ रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में बीजू जनता दल के नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे दोस्तों। इससे पहले बीजू जनता दल के कई सारे नेताओं ने एक बैठक बुलाई थी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी में जाने या नई पार्टी बनाने को लेकर विचार किया गया दोस्तों। और ज्यादातर नेता चाहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ जाए, इसीलिए बीजू जनता दल के अंदर लगभग आधी पार्टी टूटकर कांग्रेस की ओर शिफ्ट होने वाली है दोस्तों। राहुल गांधी जब जाएंगे उसी दिन असली खेला होगा। और उड़ीसा कांग्रेस की ओर से बता दिया गया है कि जल्द वो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, यानी पूरी तरीके से बीजू जनता दल से बदला लेने के लिए कांग्रेस पार्टी मैदान में है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ऐसी किसी भी पार्टी को अब नहीं छोड़ा जाना चाहिए और इंडिया गठबंधन को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी पार्टी ना बचे जो मौका आते ही बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल के बारे में? और अगर आप भी मानते हैं कि इस पार्टी को पूरी तरीके से उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी ही खत्म करेगी तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर नेपाल में जारी बवाल को लेकर देश भर के अंदर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है दोस्तों। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग नेपाल के आंदोलन पर चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि नेपाल के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ युवाओं ने मोर्चा खोला और वहां की सरकार को पूरी तरीके से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी छुपे हुए हैं नेपाल के और कुछ अता पता नहीं है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार के कारण नेपाल में इतनी ज्यादा अफरा तफरी देखने को मिली दोस्तों, पूरी तरीके से माहौल खराब हो गया और अराजकता की स्थिति देखने को मिली। अब नेपाल में हालात कब नॉर्मल होंगे दोस्तों इसका तो कुछ पता नहीं, लेकिन नेपाल में स्थिति काफी नाजुक है और कई जगह हिंसा भी देखने को मिल रही है दोस्तों। ऐसे में नेपाल के अंदर हुआ ये पूरा मामला कहीं ना कहीं कई सारे लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज है दोस्तों। ऐसे में एक खबर असम से सामने आई है, जहां पर असम के अंदर तिनसुकिया के मोरन समुदाय ने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्ग का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है दोस्तों। देर रात अपने हाथ में आग की मसाल लेकर विरोध करते हुए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। जहां तहां लोगों के हाथ में मसाल नजर आ रही है और विरोध करते हुए लोग शांतिपूर्ण तरीके से एसटी दर्जा और मोरन ऑटोनॉमस काउंसिल की छठी अनुसूची संरक्षण देने की मांग तेज कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं की अग्रिम भागीदारी देखने को मिल रही है दोस्तों। यानी महिलाएं जोर शोर से इस पूरे मुद्दे पर अपनी भूमिका निभा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि यह मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि मोरन सहित 6 समुदायों को एसटी देने यानी एसटी श्रेणी का दर्जा दिए जाने को लेकर वादा किया गया था। उस वादे से अब ये सभी लोग मुकर चुके हैं दोस्तों। ओबीसी श्रेणी में रहने वाले मोरन समुदाय के लोग एसटी संरक्षण चाहते हैं और इसीलिए यह आंदोलन जारी है दोस्तों। और भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। ये एक आध दिन नहीं हुआ बल्कि कई दिनों से लगातार यह आंदोलन देखने को मिल रहा है दोस्तों। शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपनी डिमांड को सबके सामने रख रहे हैं। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर
कोटा में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदेश सरकार की नीतियों और बाढ़ राहत प्रबंधन पर तीखा विरोध दर्ज कराया है दोस्तों। और पीसीसी प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के आने से कोटा में कांग्रेस पार्टी को एक नई राजनीतिक ताकत मिली है दोस्तों। यानी किशोर सागर तालाब से सर्किट हाउस तक निकाली गई इस यात्रा के दौरान, इस रैली के दौरान दोस्तों हजारों हजार की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का विशाल जन सैलाब देखने को मिल रहा था। लोग ही लोग नजर आ रहे थे और माहौल इस प्रकार था दोस्तों जैसे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके की एंटी इनकम्बेंसी हो चुकी है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला जाता है दोस्तों। और बिहार नेपाल से सटा हुआ प्रदेश है और यहाँ पर भाजपा सरकार से रोजगार मांगने के लिए गए लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया दोस्तों। सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो सामने आया उसके बाद राहुल गांधी ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। राहुल गांधी ने भाजपा की सरकार को गुंडा सरकार बोलकर संबोधित किया है। राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार मांगने पर मिली है लाठी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार। बिहार के युवा अब की बार इस गुंडा सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे, उल्टी गिनती चालू हो गई है। यानी राहुल गांधी अमूमन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी भी मजबूर है, उनको इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस तरीके से रोजगार मांगने आए लोगों को पीटा गया दोस्तों, उनके सर के ऊपर लाठी मारा गया जिससे कई लोग घायल हो गए और बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए दोस्तों। भारत का तिरंगा भी यहाँ पर लहराते हुए लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनको सम्मानजनक तरीके से आंदोलन भी नहीं करने दिया गया और कोई मंत्री आकर जवाब भी नहीं दे रहा। ऐसा लगता है कि एकदम किसी मंत्री के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे प्रकरण पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी जानकारी आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दोस्तों लद्दाख के अंदर एक आंदोलन शुरू हुआ था लद्दाख के लोगों का, जिसमें लाखों की संख्या में लद्दाखी एकजुट होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते दिखाई दिए थे दोस्तों। जहां पर सब ये मांग कर रहे थे कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाए, जिससे लद्दाख के लोगों को खासकर आदिवासी जनसंख्या को उनका हक मिल पाएगा और उनकी संस्कृति और उनके सारे कानूनों की भी सुरक्षा हो पाएगी। हालांकि दोस्तों ये बात नहीं मानी गई और उसके बाद लद्दाख के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बड़े अंतर से चुनाव हार गया दोस्तों। और इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सोनम वांगचुक। अब सोनम वांगचुक फिर से मैदान में उतरे हैं दोस्तों। सोनम वांगचुक ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया है कि छठवीं अनुसूची में राज्य का नाम शामिल करने की मांग को लेकर वो 35 दिनों तक भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद वांगचुक ने कहा कि उन्होंने बुधवार यानी बीते दिन एक और अनशन शुरू करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उनकी मांगों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले 2 महीने से कोई बैठक नहीं बुलाई है। यानी दोस्तों जो मांग जनता कर रही है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसी के कारण कहीं ना कहीं एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लगातार देश के अंदर हर कोने में कुछ ना कुछ बड़ा आंदोलन हो रहा है, जिससे एक बात स्पष्ट है कि ज्यादातर बीजेपी सरकार को लेकर लोगों में नाराजगी है कि वो उनकी मांगे पूरा नहीं कर रहे। चाहे बिहार हो या फिर लद्दाख हो या फिर राजस्थान का कोटा हो, हर जगह यह आंदोलन एक नई तरीके से दिखाई दे रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर टूटी सड़कें और उफनते सीवर यानी नाले और अंधेरे जैसे बदहाली से जनता लंबे समय से करा रही है दोस्तों। और अब इस व्यवस्था के आगे सरकार की लाचारी भी सामने आ गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के मुख्यमंत्री के साथ शुरू हुई अनौपचारिक बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस मामले को लेकर गुस्सा प्रकट किया दोस्तों, और इस मामले पर उनका गुस्सा फूट गया। तोमर ने कहा कि ग्वालियर शहर की हालत नर्क जैसी हो गई है, हर तरफ अव्यवस्था का आलम है, ना नगर निगम के कमिश्नर सुन रहे हैं, ना कलेक्टर, मुख्यमंत्री सचिवालय, सीएमओ के अलावा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। इतना सुनते ही दोस्तों सन्नाटा पसर गया। ऐसा लगा कि जैसे कभी इन्होंने जिंदगी में इस तरीके की शिकायतें नहीं सुनी है, लेकिन हकीकत बोल दिया जैसे ही बीजेपी के मंत्री ने दोस्तों एकदम कैबिनेट की बैठक में सन्नाटा सा दिखाई देने लगा। यानी ऐसा लगा कि ऐसी बात बोल दी गई हो जो अभी तक नहीं बोलनी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री बीच में आते हैं और कहते हैं, रोकते हुए कहते हैं कि हम लोग इस बारे में अलग से कैबिन में बात कर सकते हैं। लेकिन ऊर्जा मंत्री तोमर नहीं रुके दोस्तों, वे शहर की बदहाली और अपनी बेबसी बताते हुए बोलते रहे। और मुख्यमंत्री ने इस बारे में जब ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से पूछा तो उन्होंने ऊर्जा मंत्री तोमर का समर्थन किया दोस्तों, और कहा कि वाकई ग्वालियर की स्थिति सही नहीं है, जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। तोमर ने शिकायती लहजे में कहा कि ग्वालियर की सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, कि लोगों का चलना मुश्किल हो गया है, स्ट्रीट लाइटें बंद हो गई है, रोड व गली मोहल्ले में अंधेरा पसर गया है, सफाई व्यवस्था की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। यानी पूरी तरीके
तरीके से अव्यवस्था के हालात है और जनता त्रस्त है और बीजेपी के मुख्यमंत्री मामले को ढकने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, लेकिन मंत्री ने जिगरा दिखाते हुए इस पूरे सवाल को फिर से सामने रखा और डंके की चोट पर रखा दोस्तों, जिससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि भाजपा के लोग शिकायतें सुनते ही एकदम सन्न हो जाते हैं। जैसे वो जो कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं वो शिकायतों के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी और हवा हवाई बातों के लिए कर रहे हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका है दोस्तों, जहां पर इतने बुरे हालात है और अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं कह रहे कि डॉक्टर मोहन की सरकार में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तो भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, तो अब तो जनता की क्या परवाह करे। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार में कोई पोस्ट नहीं दिया गया था तो कांग्रेस की सरकार उनको खराब लग रही थी, लेकिन अभी मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, जबकि ग्वालियर की जनता त्रस्त हो रही है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नेपाल में कई सारे मीडिया वाले भारत से जा रहे हैं दोस्तों, जहां पर 2 मीडिया वाले अब इस मामले को लेकर एक्सपोज हो गए हैं। आपको बता दें कि नव भारत टाइम्स नाउ का जो चैनल है उसने प्रोटेस्ट करने वाले यानी विरोध कर रहे छात्रों से सवाल पूछा, तो एक छात्र ने मोदी की सरकार बनाने की मांग की, यानी ये कहा कि हम लोग मोदी जैसा प्रधानमंत्री नेपाल के अंदर चाहते हैं। कुछ देर के बाद दोस्तों एक और वीडियो सामने आती है, वो वीडियो एनडीटीवी के एक पत्रकार की आती है जो उसी व्यक्ति से यानी उसी बच्चे से बात करता है जो इस आंदोलन के दौरान मोदी की सरकार बनाने की बातें बोल रहा था। यानी एक ही बच्चे से 2 न्यूज चैनल वाले, भारत के न्यूज चैनल वाले पूछ रहे हैं और दोनों न्यूज चैनल पर वो व्यक्ति मोदी की सरकार की मांग कर रहा है नेपाल के अंदर। इससे पता चलता है दोस्तों कि ये लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए हैं और इनको बार बार वही व्यक्ति मिल रहा है जो मोदी की तारीफ करते मोदी की सरकार नेपाल में बनाना चाहता है। इससे पता चलता है कि कैसे ये तथाकथित मीडिया वाले काम करते हैं। 2 शब्द इनके बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। दोस्तों हुआ वही जिसे लेकर लोग सोच रहे थे कि ऐसा होने वाला है। दरअसल हुआ ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का एशिया कप खेला जाएगा दोस्तों, यानी एशिया कप का मैच खेला जाएगा, क्रिकेट मैच खेला जाएगा संडे को, और इसकी तैयारी बड़े दिनों से चल रही थी। भारत की सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया, तब जाकर बीसीसीआई ने पाकिस्तान और भारत के मैच कराने को लेकर इजाजत दे दी दोस्तों, और 14 तारीख को यह मैच होगा। और जैसे ही यह घोषणा की गई थी कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, बीजेपी की सरकार ने इजाजत दे दी है, तो उसके बाद कई सारे लोगों ने कहा था कि यह जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि बीसीसीआई को मैच खेलने से जो पैसा मिलता है उस पैसे का वो लाभ ले सके, क्योंकि बीसीसीआई भारत के अंदर सबसे अमीर संस्थानों में से एक है दोस्तों, और वो पैसा कमाने का कहीं भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। और आप लोग जानते हैं कि बीसीसीआई पर किनका कब्जा है, और कई लोगों ने यह भी कहा था कि अभी देखना एशिया कप के जो मैच होंगे उसमें सूर्य कुमार यादव मैच खेलने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो क्रिकेटर है, तो उनके खिलाफ माहौल बनाया जाएगा, उल्टा सीधा बोला जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है दोस्तों। जब भारत की सरकार ने बीसीसीआई ने मैच खेलने की यानी क्रिकेट मैच पाकिस्तान से खेलने की इजाजत दे दी, तो सूर्य कुमार यादव अपनी टीम के साथ, इंडिया टीम के साथ मैच खेलने के लिए पहुंचे। तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे जहां पर सारे टीम के कैप्टन मौजूद थे, और इस दौरान एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी मौजूद थे दोस्तों। और इस दौरान सूर्य कुमार यादव को हाथ मिलाना पड़ा, ये एक प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। और सूर्य कुमार यादव के हाथ मिलाते हुए तस्वीरों को शेयर करते हुए अब सूर्य कुमार यादव के खिलाफ उल्टा सीधा बोला जा रहा है। सूर्य कुमार यादव को देशद्रोही बताते हुए उलझुल बातें बोली जा रही है दोस्तों। यानी बीसीसीआई और बीजेपी की सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए था, खिलाड़ियों को तो इन्होंने ही भेजा है, लेकिन अब खिलाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है दोस्तों, उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोली जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है और खिलाड़ियों को ही बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, तो 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी की ओर से ऑफिशियल ऐलान कर दिया है कि पार्टी किस तरीके से टिकटों का ऐलान करेगी दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 14 सितंबर तक ब्लॉक और जिला कमेटियों से नाम मंगाए गए हैं, और 16 सितंबर को पटना के अंदर प्रदेश चुनाव समिति यानी पीईसी की बैठक होगी। 19 सितंबर को औपचारिक रूप से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। महागठबंधन में हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच में मजबूत और कमजोर सीटों के बंटवारे का एक संतुलन हो, उसके आधार पर यह बंटवारा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता कृष्णा लवरू की ओर से यह जानकारी दी गई है। इसी के साथ में दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर क्रॉस वोट हुए थे, यानी इंडिया अलायंस की कुछ पार्टियों ने, या यूं कहिए कि इंडिया अलायंस की कुछ पार्टियों के सांसद ने क्रॉस वोट करके एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट डाल दिया था। ऐसे 15 वोट हैं जो इंडिया अलायंस को पड़ने चाहिए थे, लेकिन एनडीए गठबंधन को पड़ गए दोस्तों। इस पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष तिवारी कहते हैं कि क्रॉस वोटिंग को लेकर हम लोग जांच पड़ताल की मांग करते हैं। मनीष तिवारी कहते हैं कि अगर जो कुछ भी हुआ और जो अनुमान था वैसा नहीं हुआ तो हमें इस पर जांच करवानी चाहिए। पूरे सिस्टम को लेकर सवाल खड़े होते हैं, जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर वोट क्यों कैंसिल किए गए। लगभग 15 के आसपास वोट कैंसिल किए गए और 15 क्रॉस वोट हुए, यानी डालना था इंडिया गठबंधन को, डाला गया एनडीए गठबंधन को। तो इस पर जांच की मांग की गई है। आप लोग क्या समझते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
टीवी चैनलों पर दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के 3 सांसदों ने क्रॉस वोट किया है, 2 डीएमके के लोगों ने क्रॉस वोट किया है, 2 कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोट किया है, 4 आम आदमी पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोट किया है। यानी इस तरीके के झूठे झूठे आंकड़े अलग अलग मीडिया चैनलों पर चलाए जा रहे हैं दोस्तों। इनसे पूछा जा रहा है कि आपको किसने बताया, तो कह रहे हैं कि हमारे सूत्र हैं, सूत्र ने बताया है कि 2 डीएमके ने, 2 कांग्रेस के सांसद ने और 4 आम आदमी पार्टी के सांसद ने क्रॉस वोट किया है। यानी इंडिया गठबंधन के अंदर अफरा तफरी की स्थिति मचाने के लिए और आपसी लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए ये गोदी मीडिया वाले दिन रात काम पर लगे हुए हैं दोस्तों, और झूठे झूठे दावे कर रहे हैं। यानी पता किसी को नहीं है कि क्रॉस वोट कैसे हुआ, किसने किसको वोट डाला और 15 वोट कैंसिल कैसे हो गए, लेकिन हवा में तीर सब चला रहे हैं ये लोग। एक टूल किट की माफिक काम कर रहे हैं दोस्तों। 2 शब्द इन लोगों के बारे में भी लिखकर जरूर बताएगा। इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई दोस्तों सोशल मीडिया पर। आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा कहते हैं कि सब चैनल अपना झूठ फैला रहे हैं। मेरे सूत्रों के मुताबिक तो असल में 27 विपक्षी सांसदों ने सरकार के पक्ष में क्रॉस वोट की है, 12 बीजेपी के सांसदों ने विपक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोट की है। पता नहीं कोई चैनल ये चलाने की हिम्मत दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। यानी जब झूठी बोलना है तो एक और झूठ सुन लीजिए कि भाजपा वालों ने, 12 भाजपा वालों ने इंडिया अलायंस के समर्थन में क्रॉस वोट किया है और इंडिया गठबंधन के 27 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन मीडिया वाले ऐसा नहीं कर रहे दोस्तों, क्योंकि उनको अफरा तफरी मचानी है इंडिया अलायंस के अंदर और आंकड़े और समीकरण कुछ पता नहीं है, झूठे झूठे बातें कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही बोल रहे हैं अनुराग ढांडा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र के 2 दिनों के दौरे के लिए पहुंचे दोस्तों। इस दौरान बीजेपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिनका केवल एक ही जिंदगी में अचीवमेंट है कि वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं, उनको मंत्री बनाकर रखा हुआ है। तो अपने मंत्री के पोस्ट पर कोई काम करने की जगह, मंत्रालय जाने की जगह राहुल गांधी को रोकने के लिए रोड पर आकर बैठ गए। प्रयागराज हाईवे को जाम करते हुए कहने लगे कि राहुल गांधी के काफिले को यहाँ से गुजरने नहीं देंगे, रायबरेली जाने नहीं देंगे। राहुल गांधी माफी मांगे। कुछ देर तक विरोध करते रहे दोस्तों, फिर पुलिस वाले आए और उन्होंने हटाकर वहां से मंत्री को बोला और रिक्वेस्ट करके निकाल दिया और कोशिश की कि मंत्री दोबारा ना बैठे दोस्तों। इसके बाद मंत्री को समझ में आ गया कि अभी ज्यादा देर अगर बैठेंगे तो फिर पुलिस अपने स्तर पर बल का उपयोग भी कर सकती है। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला आगे बढ़ जाता है दोस्तों, रायबरेली पहुंच जाता है। यानी राहुल गांधी वापस जाओगे नारे लगा रहे थे। राहुल गांधी वापस तो गए, लेकिन रायबरेली गए, दिल्ली वापस नहीं लौटे जैसा भाजपा चाह रहे थे। और बीजेपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वो बीजेपी के कट्टर नेता है, क्योंकि 2018 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बीजेपी ज्वाइन की थी दोस्तों। और जब कांग्रेस पार्टी में थे अपनी पूरी जिंदगी भर, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव लड़वाया था, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी। हमेशा रायबरेली और अमेठी के चुनावों में सक्रिय दिखाई देते थे दिनेश प्रताप सिंह। लेकिन अब बीजेपी की योगी सरकार में चले गए दोस्तों, तो योगी सरकार ने मंत्री बना दिया, क्योंकि इनका उपयोग केवल एक ही है कि रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। हालांकि रायबरेली से बार बार राहुल गांधी और गांधी परिवार चुनाव जीतता आया है दोस्तों। इनके तमाम प्रयास के बावजूद कांग्रेस पार्टी लगातार रायबरेली में मजबूत होती जा रही है। ऐसे में दिनेश प्रताप सिंह ने जानबूझकर विरोध किया ताकि वो भाजपा को दिखा सके कि वो भी एक कट्टर भाजपाई है, क्योंकि अभी उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वो भाजपा के प्रति कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस वाला उनका बैकग्राउंड है दोस्तों। तो बीजेपी के लोग इतनी जल्दी स्वीकृति देंगे नहीं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा गया दोस्तों, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने अभी कतर के आमिर से बात की है, शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की है और दोहा में हुए अटैक के मामले को लेकर हमने चिंता जाहिर की है। भारत इस तरीके के अटैक को, यानी इस तरीके के हमले का खंडन करता है जो दोहा के अंदर हुआ है। ये पूरी तरीके से गलत है। हम लोग अपने दोस्ताना संबंध रखने वाले, भाईचारे वाले देश कतर के ऊपर हुए इस तरीके के अटैक का खंडन करते हैं और हम पूरी तरीके से डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। किसी भी तरीके के हमले का हम विरोध करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के द्वारा भी हाल फिलहाल में कतर के दोहा पर किए गए अटैक के मामले को लेकर बयान दे रहे थे, लेकिन पूरे बयान के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहीं पर भी इजराइल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद अब लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी ये तो लिख देते कि आखिर आप किसका विरोध कर रहे हैं, किसने अटैक किया था, वो क्यों नहीं लिख देते, लेकिन इजराइल का नाम नहीं लिया गया। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों इस पूरे प्रकरण पर? अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में AIUDF के वर्किंग प्रेसिडेंट अबू सुलेह नमूद्दीन कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। धीरे धीरे करके बदरुद्दीन अजमल की पार्टी असम के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर शिफ्ट होती जा रही है दोस्तों। कांग्रेस के कई सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर वो पहले कमजोर हुआ करते थे और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन अब बदरुद्दीन अजमल की पार्टी धीरे धीरे करके कांग्रेस पार्टी की ओर शिफ्ट हो रही है दोस्तों। ज्यादातर नेता आ रहे हैं। सोचिए, वर्किंग प्रेसिडेंट अगर कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं तो आने वाले दिनों के अंदर और भी नेता इधर आ जाएंगे, क्योंकि असम में चुनाव 2026 में इस
इसी साल के खत्म होते ही होने वाला है दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने पंजाब के लिए राहत पैकेज के नाम पर मात्र 1600 करोड़ दिए जाने को लेकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह बहुत कम पैसा है और ऊंट के मुंह में जीरा डालने जैसा पूरा मामला है, यानी बहुत कम अमाउंट दिया जा रहा है, इससे पंजाब के लोगों का कुछ भला नहीं होने वाला। आपका कहना चाहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर उनके पिता ने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है, उसके ऊपर जानबूझकर पीएसए लगाया गया है। उन्होंने कहा महराज के समर्थकों से कहना चाहता हूं कि आप लोग विरोध करिए, लेकिन कानून के तहत विरोध करिए। हम लोग ये लड़ाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से जीत कर आएंगे। साथ साथ बीजेपी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहते हैं कि नेपाल अगर भारत का हिस्सा होता तो नेपाल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। यानी बीजेपी के नेता को पता नहीं है कि नेपाल कब से आजाद है। नेपाल भारत का हिस्सा कभी नहीं रहा है और आजादी के बाद तो कभी सवाल भी नहीं खड़ा हुआ कि नेपाल भारत का हिस्सा बन जाए। तो ऐसे में बीजेपी के नेता को ज्ञान कौन दे रहा है दोस्तों? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा भाजपा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में। हालांकि इनके प्रदेश के अंदर लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उनको रोजगार मिलना चाहिए और तमाम तरीके के अन्य मुद्दे हैं दोस्तों। पेपर लीक का मुद्दा है, लेकिन उस पर कोई कदम उठाने की जगह केवल भाषणबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।